बच्चों, क्या आप जानते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फाउंडेशन स्टोन किस चैप्टर को कहते हैं? इट इज डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आपको वो नहीं आता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स को किस तरीके से ग्रिप करना है, चलिए ये समझते हैं। जब आप इस चैप्टर को देखोगे ना तो देखने में नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लगेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस्ड है। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है उसको देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब आप बात करते हैं, मींस नॉर्मली जब आप कोई भी ब्लॉक या ग्रुप पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में जो प्रॉपर्टीज बताई जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, वो यहाँ पे भी आपको पढ़नी है, लेकिन उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट तरीके से जो बातें ध्यान रखनी है वो समझिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैग्नेटिक और स्पिन प्रॉपर्टीज जरूर पढ़नी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनकी वेरिएबिलिटी ध्यान में रखनी है। राइट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक एंड स्पिन प्रॉपर्टीज हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनकी वेरिएबिलिटी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो KMnO4 और K2Cr2O7 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, मींस मैग्नीज के कंपाउंड्स में पोटेशियम परमैंगनेट और क्रोमियम के कंपाउंड्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जरूर पढ़ना है। सिर्फ ये दो ही कंपाउंड्स आपके कोर्स में दिए हुए हैं। ठीक, इसकी एक भी रिएक्शन मिस नहीं करनी है, 100% आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाते हैं तो वहां फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफाइड वे में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और उससे भी पहले लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का प्लेसमेंट अगर आपको नहीं पता है तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में नहीं आएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट से इसकी क्या कनेक्टिविटी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी इनका एक्सट्रैक्शन और रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से कंपैरेटिवली ईजियर टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो ईजियर टॉपिक्स कौन कौन से हो गए जो आप जनरलाइज प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ें चाहे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका आपने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है वहीं पढ़ लिया था। ठीक, तो वो आपको अच्छे से ग्रिप भी हो जाएगा, ईजियर भी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, जनरलाइज प्रॉपर्टीज जिसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी भी जनरलाइज प्रॉपर्टीज आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता ही है पहले से, वो भी आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर दोबारा से बताया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि किस सबशेल का स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है और किसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो ये ईजियर टॉपिक्स हो गए। अब जब हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की बात करते हैं तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में क्या आ गया, जैसे मैंने आपको बताया पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों के दोनों डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में है। इसकी इक्वेशंस याद करने में आपको दिक्कतें आती हैं। एक सिंपल सी टिप देता हूँ, वो सिंपल सी टिप ये है, या तो आयनिक फॉर्म में इनकी जो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड, उन रिएक्शंस को अपने सामने लगा लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और रोज़ सिर्फ 2 या 3 बार या मैक्स मिनिमम एटलीस्ट एक बार आपको उन्हें देखना है। ठीक है, अगर डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है, अगर इन चैप्टर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको याद नहीं हो रही हैं यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 की, तो उसका फ्लो चार्ट बना करके
उससे याद करने की कोशिश कीजिए, मीन्स उसको अपने दिमाग में फ्लो चार्ट की फॉर्म में लगाइए। ठीक है जी। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन डिफिकल्ट है, ठीक, उसको स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट से जोड़ लीजिए, आसान हो जाएगा। और एक चीज़ और ये ध्यान रखिए कि अगर आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का प्लेसमेंट नहीं मालूम ग्रुप वाइज, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखिए कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों ही थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, ग्रुप इनका थर्ड है, लिखे जरूर नीचे हैं। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट टू राइट जो है वो इनकी जो आप ग्रुप्स की बात कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो सभी थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं, और थर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप है। ध्यान रखिएगा 32 एलिमेंट्स हैं उसमें। तो अगर वो आपको प्लेसमेंट पता है तो आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन और उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट से कनेक्टिविटी आसानी से समझ में आ जाएगी, अदरवाइज चैलेंजिंग रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सट्रैक्शन और रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ेंगे वो थोड़ी सी अटपटी लगेंगी, लेकिन दूसरी तीसरी बार तक पहुंचते पहुंचते नॉर्मलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की तरह से आपको दिखाई देगी। यहीं अगर हम बात करें मैग्नेटिक और स्पिन प्रॉपर्टीज़ की, चाहे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो चाहे वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो, वो बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए उसमें, क्योंकि फिजिक्स भी इन्वॉल्व होती है, और वो क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक, इसलिए उसको ग्रिप करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके लिए क्योंकि दो एप्लीकेशंस पर बेस्ड चीज़ें हैं तो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट और उनकी कनेक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, ये भी चैलेंजिंग लगता है। अगर वेरिएबिलिटी को अकेले याद करेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जोड़ लीजिएगा, आसान हो जाएगा। राइट, अब इस चैप्टर को ग्रिप करने की स्ट्रैटेजी में सबसे पहले समझते हैं क्या क्या प्री रिक्विसाइट्स चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग का मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देन जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है वो पता होना चाहिए, सो दैट कि आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझ पाएँ, जैसा पहले बताया था। ठीक है, प्लेसमेंट मैंने फिर से आपको बता दिया है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का। ठीक है, तो अब तो स्ट्रैटेजी में बता दिया है तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। ठीक, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, ये टर्मिनोलॉजीज कई जगह पर यूज़ होंगी। ठीक, तो इनका अगर आपको आइडिया नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाली है। राइट, तो इतने चैप्टर्स हैं जिनको आपको मोटा मोटा आइडिया अगर है तो ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आसानी से आप इसको ग्रिप भी कर पाएंगे। अब स्ट्रैटेजी का एनालिसिस वाला पार्ट समझते हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिए कि लास्ट 3 ईयर्स में हर साल इस पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज इंक्रीज की है। ठीक, 2021 में 4 मार्क्स की वेटेज थी। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यानी सेक्शन 1 में भी 0 to 1 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पोर्शन में भी 0 to 1 क्वेश्चन विजिबल था। जब हम 2022 यानी लास्ट ईयर पे पहुंचे तो सेक्शन 1 में सर्टेनिटी के साथ 1 से 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे थे, मींस एक क्वेश्चन तो था ही था, किसी किसी पेपर में 1 से ज़्यादा क्वेश्चन भी थे। राइट, और सेक्शन 2 में 0 to 1 क्वेश्चन की वेटेज थी। प्रेजेंट ईयर मींस 2023 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से अगर आप देखोगे तो सेक्शन 1 में 2 से 3 क्वेश्चंस विजिबल थे, यानी मिनिमम 2 क्वेश्चंस थे, किसी किसी पेपर में 3 क्वेश्चंस भी थे। न्यूमेरिकल यानी सेक्शन 2 में 0 to 1 क्वेश्चन की विजिबिलिटी थी। ओवरऑल वेटेज 8 to 12 मार्क्स की थी। तो आप वेटेज देखो हर बार 4 मार्क्स से इंक्रीज कर रही है। 2021 में 4 मार्क्स की, देन 2022 में 4 to 8 मार्क्स की, और
प्रेजेंट ईयर में 8 to 12 मार्क्स की वेटेज इस पर्टिकुलर चैप्टर से थी। और ध्यान रखना कि जो K2CR207 और KMNO4 की बात मैंने बोली है, ठीक है, लिखित में ले लो, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। अगर क्यूमुलेटिव वे में देखते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से लगभग 90 के आसपास क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 3 इयर्स में। 72 कंसेप्चुअल और 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या मैंने सेंचुरी वाला चैप्टर बताया था, उसी तरह का चैप्टर है ये। अब स्ट्रैटेजी की जो लास्ट बात है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स आपको लगानी पड़ेंगी। इस चैप्टर के जो पोर्शंस हैं वो नॉर्मल वे में आप तैयार नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल वे में बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे तो पिक्चराइजेशन टेक्निक को भी यहाँ पर स्पेशलाइज तरीके से तैयार करना पड़ेगा। मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने में नॉर्मल आवर्स लगेंगे, 20 से 24 आवर्स में मैं इसे पढ़ा देता हूँ, मोटी मोटी बातें बार बार बता देता हूँ। लेकिन आपको समझना क्या है कि एक तो K2CR207 और KMNO4, इनकी इक्वेशंस को, रिएक्शंस को रोज देखना है। अच्छा, उनके फ्लो चार्ट्स ऐसे बने हुए हों जो कि कलर्ड हो, आपको फ़ायदा करेंगे। डिफरेंट कलर्स की जो मेमोरी है दिमाग में वो ज़्यादा बेहतर रहती है, राइट। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको आप प्रॉपर वे में पकड़ करके चलिएगा। जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, या मैंने बताया आपको जो प्लेसमेंट है उससे रिलेटेड चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का, वो इम्पॉर्टेंट। तो आपको तैयार करने में जो स्ट्रैटेजी है उसमें पिक्चराइजेशन टेक्निक का रोल होगा, कलर्ड फ्लो चार्ट्स का रोल होगा। इसके अलावा आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। कितने भी आवर्स लग सकते हैं, कोशिश करेंगे लास्ट तक ही पढ़ते रहे ना। रीडिंग ही तो लगानी है पिक्चराइजेशन टेक्निक में, कोई इशू ही नहीं है। एग्ज़ाम से पहले पढ़ने वाली जो रिवीजन वाली या नॉर्मल चीज़ें हैं उसमें इसको रख लें। जहाँ तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बात है, अराउंड 130 to 135 क्वेश्चन सफिशिएंट है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं उनको करिए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ ही कंसेप्ट्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अदरवाइज नॉर्मल चीज़ें। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपके बोर्ड में भी आता है, जेई में भी आता है, एडवांस में भी आता है, कहीं भी आ सकता है। एडवांस में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट जाता है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करके सवाल पूछ लिए जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो एडवांस के लिए थोड़ी सी प्रिकॉशन लेकर के इसको तैयार करें, ठीक है।